नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल हमारी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज तारीख है 15 अक्टूबर 2020 और आपके लिए लेकर आ गया हूँ मैं करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि मैंने आपसे कल की वीडियो में वायदा किया था कि कल से हम आपको करंट अफेयर्स की जो वीडियो है उसको जल्दी मतलब अर्ली आवर्स में सुबह देने का प्रयास करेंगे, और उसी वायदे को पूरा करते हुए मैं आपके लिए इस वीडियो को आज सुबह सुबह लेकर हाजिर हूँ। और हमारा प्रयास रहेगा कि कल से भी आपको जो वीडियो है वो डेली सुबह ही मिले। चलिए, और अभी तक देखिए आपने हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए और इसके बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स के मामले में मैं आपको जो डाटा दे रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, या फिर स्टेट और एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए डाटा लाता हूँ। तो आप, और स्पेशली जो मैं पॉइंट्स नैरेट करता हूँ, डिस्कस करता हूँ मैं आपसे क्वेश्चन के दौरान, उसको आप कहीं भी नोट कर लीजिए, क्योंकि वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत रिसर्च के बाद, बहुत सर्च करने के बाद मैं वो डाटा आपके लिए कलेक्ट कर पाता हूँ। चलिए, और आपने अभी तक हमारे अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको भी सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो की PDF विद आंसर्स, जिसमें कि आपको आसानी रहेगी डाटा इकट्ठा करने के लिए, वो मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा सुरक्षा कवच संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास किस राज्य की पुलिस के साथ किया गया है? तो देखिए, ये जो सुरक्षा कवच नामक जो अभ्यास था, इसको संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास था ये, और इसको जो किया गया है ये महाराष्ट्र की पुलिस के साथ किया गया है। और देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस के साथ इसका जो उद्देश्य है करने का वो है, देखिए सेना और पुलिस का जो प्रक्रिया होती है उसमें काफ़ी अंतर होता है, और कभी अगर आतंकवादी हमला हो जाए तो उसमें जो उन दोनों के जो प्रक्रियाएं हैं उनमें सामंजस्य नहीं हो पाता है। तो उस सामंजस्य को बनाने के लिए ही इस सुरक्षा कवच नामक आतंकरोधी अभ्यास को किया गया है महाराष्ट्र की पुलिस के साथ। और इसमें देखिए, स्पेशली जो QRT होती है, यानी क्विक रिएक्शन टीम्स जो होती हैं, जो पुलिस में भी होती हैं और जो सेना में भी होती हैं, उनका कोऑर्डिनेशन के लिए इसमें प्रयास किया गया है। और देखिए, अगर इमरजेंसी होती है, कभी आतंकवादी हमला कभी होता है, तो उस सिचुएशन में ये दोनों ही, सेना भी और पुलिस भी, बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकें और अपनी कार्यवाही को जल्दी से जल्दी अंजाम दे सकें। इसके लिए महाराष्ट्र पुलिस द्वारा और भारतीय सेना द्वारा इस संयुक्त अभ्यास को अंजाम दिया गया है, जिसका नाम था सुरक्षा कवच। देखते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, टेक फॉर ट्राइबल्स किसकी पहल है? देखिए, ये जो टेक फॉर ट्राइबल्स है, ये है पहल जिसको ट्राइफेड ने किया है, IIT कानपुर और छत्तीसगढ़ MFD द्वारा, यानी कि उपयुक्त सभी द्वारा ये इस पहल को अंजाम दिया गया है, जिसका नाम है टेक फॉर ट्राइबल्स। अब देखिए, टेक फॉर ट्राइबल्स है क्या? दरअसल में देखिए, ये तकनीकी द्वारा जो ट्राइबल्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए इस पहल को लॉन्च किया गया है। और इसको जो लॉन्च किया है इन तीनों ने किया है, ट्राइफेड, IIT कानपुर, छत्तीसगढ़ MFD के द्वारा। इनके सहयोग से जो आदिवासी मामलों का जो मंत्रालय है उसके कोऑर्डिनेशन से ये काम कर रहे हैं। और देखिए, जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल का उपयोग किया जा सके और आदिवासियों की आय में वृद्धि की जा सके। अब यहाँ पर जब बात हुई है आदिवासियों की, तो देखिए यहाँ पर एक और योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री वन धन योजना। और ये देखिए, प्रधानमंत्री वन धन योजना जो है वो आदिवासियों के लिए है स्पेशली, और मार्केट लिंक्ड ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, जो कि आदिवासियों के लिए चलाया जा रहा है। तो देखिए, जो टेक फॉर ट्राइबल्स जो पहल है वो उपयुक्त सभी की पहल है, जो कि आदिवासियों के लिए की गई है। अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों में वृक्षारोपण करने का अभियान चलाया जाएगा? देखिए, अभी ये वृक्षारोपण करने का जो अभियान चलाया जाएगा अन्य राज्यों में, ये चलाया जाएगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर हम समझने की जरूरत है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ये क्यों चलाया जाएगा ऐसा अभियान। देखिए, अभी आपको पता होगा कि उत्तराखंड में जो उपयुक्त भूमि है जिस पर वृक्षारोपण किया जा सके उसकी कमी है। और इसमें जो उत्तराखंड में एक योजना है जिसका नाम है कैंपा कैंपा योजना है, जिसकी फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो फुल फॉर्म है इसकी कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन
फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो ये कैंपा योजना है, इसमें क्या होता है, देखिए अगर वृक्ष कहीं से कटे हैं तो उनको कहीं ना कहीं लगाया जाना चाहिए। तो इसके लिए उत्तराखंड में अगर वृक्ष काट कर वहाँ भूमि का उपयोग किया जाता है तो उत्तराखंड में फिर उपयुक्त भूमि की जहाँ पर वृक्षारोपण किया जा सके, क्योंकि वहाँ हिली टेरेन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ भूमि की कमी हो जाती है। तो उत्तराखंड वन विभाग ने कहा है कि अभी वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें और राजस्थान के कुछ इलाकों से इस पहल को शुरुआत करेगा कि वो अपने राज्य की जगह उन राज्यों में जहां वृक्षों की कमी और उपयुक्त भूमि की पर्याप्तता है वहां पर वृक्षारोपण किया जा सके। तो ये जो उत्तराखंड सरकार ने ऐसा अभियान चलाने का वायदा किया है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने बलात्कार के लिए मृत्युदंड को मंजूरी दी है। तो देखिए जो उत्तराखंड ये सॉरी जो बांग्लादेश जो सरकार है इसने ऐसी मंजूरी दी है। यहाँ की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी अभी, इस कैबिनेट मीटिंग ने फैसला लिया कि अभी जो देश में जो बलात्कार के लिए मृत्युदंड को दिया जाना चाहिए। और देखिए हालांकि मृत्युदंड का जो कानून है वो हमारे देश में भी है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया हमारे देश में बहुत लंबी रहती है जिसके कारण बहुत देर हो जाती है। और इसी इसी बात को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि देखिए मृत्युदंड को तो मंजूरी दी जाएगी, लेकिन उनका जो एक्शन होगा, जो न्यायिक प्रक्रिया होगी उसमें भी तेजी की जाएगी। तो ऐसा मृत्युदंड को मंजूरी देने वाली जो सरकार बनी है वो बांग्लादेश की सरकार बनी है। अभी तक वहाँ पर बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। चलिए हम आज का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 5। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च लैब ऑन व्हील्स किसके परीक्षण के लिए है। तो देखिए अभी हरियाणा सरकार ने एक लैब को लॉन्च किया है जिसका नाम है लैब ऑन व्हील्स, यानी कि मूवेबल होगी, रिमोट लैब होगी जो कि रिमोटली परीक्षण किया करेगी। और देखिए ये परीक्षण जिससे संबंधित होगा वो है जल गुणवत्ता। गुणवत्ता मतलब पानी की गुणवत्ता का परीक्षण होगा। और देखिए हरियाणा के पानी में अगर स्पेशली हम बात करें कि वहाँ के पानी में जो मुख्य पॉल्यूटेंट्स हैं यानी कि मुख्य प्रदूषक हैं वो है फ्लोराइड, आयरन और जो क्षारीयता है वहाँ के पानी में। और जल जीवन मिशन के तहत इस मोबाइल लैब को लॉन्च किया गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन जो कि अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है हमारे देश में। और जल जीवन मिशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो 2024 तक यानी 2024 तक हर घर में स्वच्छ पानी पहुँचाने का इसका लक्ष्य है। तो हरियाणा सरकार ने जो लैब लॉन्च की है लैब ऑन व्हील्स वो है जल की गुणवत्ता से संबंधित। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किन 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 देशों पर प्रतिबंध लगाया है। किस या किन देशों पर प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए यूरोपीय संघ ने अभी जो प्रतिबंध लगाया है देखिए वो रूस पर लगाया है और बेलारूस पर लगाया है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है ए एंड बी दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों। तो इन दोनों देशों पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाया है। अब यहाँ पर समझने की जरूरत ये है कि इन दोनों देशों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। देखिए जो रूस पर जो प्रतिबंध लगाया है उसका कारण ये है कि देखिए वहाँ के जो विरोधी नेता हैं जिनका नाम था एलेक्सी नावाल्नी, ठीक है, उनको जहर देने के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और ये जो नेता एलेक्सी नावाल्नी इनका इनको पुतिन का प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है उस वहाँ पर। और जब बात करें हम बेलारूस की तो देखिए बेलारूस में क्या है कि वहाँ की जो सरकार है उसने अधिकांश विपक्षी उम्मीदवारों को जेल में डालने का काम किया है। तो इसलिए इन दोनों देशों पर प्रतिबंध गया है। और जहाँ अब देखिए इनकी कैपिटल्स भी देख लेते हैं एक बार। रसिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को और बेलारूस की जो कैपिटल है वो मिन्स्क। ठीक है, ये दोनों इनकी कैपिटल हैं। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है एफएटीएफ द्वारा पाकिस्तान को कौन सी लिस्ट में रखा गया है। देखिए सबसे पहले जानते हैं हम ये एफएटीएफ है क्या। देखिए एफएटीएफ होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो ये जो टास्क फोर्स होती है ये काम करती है कि अगर आतंकवाद वित्त पोषण हो रहा है और या मनी लॉन्ड्रिंग जो अगर कहीं पर होती है तो उसके हिसाब से लिस्ट में कैटेगराइज करती है। और इसने जो भी पाकिस्तान को रखा है ये रखा है ग्रे लिस्ट में। अभी कुछ दिन से हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान को ये ब्लैक लिस्ट में डालेगा, लेकिन अभी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाले जाने की संभावना कम है और इसने भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि लिस्ट के हिसाब से अगर ग्रे लिस्ट में रखा है तो पाकिस्तान के सामने चुनौतियाँ क्या आएंगी, ये समस्याएं क्या आएंगी। देखिए जिस कंट्री को अगर ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे जो वित्तीय संस्थान हैं उनसे उसको वित्तीय से सहायता
प्राप्त करने में काफ़ी कम मतलब मुश्किल होती है, आसानी से उनको लोन नहीं मिल पाता है, चाहे वो एशियन विकास बैंक से लें या आईएमएफ से लें, तो उनको लोन मिलने में बहुत मुश्किल होगी। ऐसा ही अभी पाकिस्तान के साथ होने वाला है। अगर यहाँ पर देखिए हम ब्लैक लिस्ट की बात करें, तो दो कंट्रीज़ को जिसको ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, वो रखा गया है उत्तरी कोरिया और ईरान को। ठीक है, उत्तरी कोरिया और ईरान उनको ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तरी कोरिया और ईरान आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा निम्नीकरण दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा निम्नीकरण दिवस जो मनाया गया है हाल ही में, उसको मनाया गया है 13 अक्टूबर। और देखिए ये 13 अक्टूबर जो है, इसको मनाने का जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय आपदा निम्नीकरण को, इसका उद्देश्य ये है कि विश्व में आपदा निम्नीकरण और जोखिम के प्रति जो है लोगों में जागरूकता लाई जा सके और एक मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर जब आपदा निम्नीकरण की बात आई है की, तो देखिए यहाँ पर एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है सेंडाई। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क आपको याद होना चाहिए कि आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ये आपदा निम्नीकरण से संबंधित है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ जीएमसीपी कार्यान्वयन के लिए $400 मिलियन के एलओसी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, जो भारत ने अभी जीएमसीपी कार्यान्वयन के लिए जो $400 मिलियन का जो एलओसी समझौता किया है, वो किया है मालदीव के साथ। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये दो टर्म है यहाँ पर, जीएमसीपी और एलओसी। ठीक है, तो देखिए जीएमसीपी क्या है। जीएमसीपी का जो नाम है वो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ पर जब माले की बात हुई है तो माले कैपिटल है मालदीव की, तो मालदीव के साथ ही ये समझौता हुआ होगा। ठीक है, और एलओसी जो होता है वो होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो लाइन ऑफ क्रेडिट ये समझौता हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं जीएमसीपी प्रोजेक्ट की। तो जो जीएमसीपी प्रोजेक्ट है ये मालदीव की कैपिटल माले को वहाँ के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं दो, उनको कनेक्ट करने का ये काम करेगा, यानी कि उनको जोड़ेगा ये जीएमसीपी जो प्रोजेक्ट है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने अपने अर्थधारकों को अर्थधारकों के समाधान के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की है? तो देखिए अंशधारक हैं ये शब्द, अंशधारकों के लिए जो अभी किया है यहाँ पर अंशधारकों के लिए, वो किया गया है ईपीएफओ द्वारा। ठीक है, अंशधारकों के लिए यानी कि जो उनके होल्डर्स हैं। और देखिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन से अभी क्या होगा कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो उनके जो अंशधारक हैं, उनको क्विक सॉल्यूशंस मिलेगा उनकी समस्याओं का। अब देखिए यहाँ पर ईपीएफओ की बात करते हैं, तो ईपीएफओ जो होता है वो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो श्रम मंत्रालय के अंडर काम करता है। किसके अंडर काम करता है? श्रम मंत्रालय। ठीक है, श्रम मंत्रालय के अंडर ये काम करता है। तो इसने अभी व्हाट्सएप हेल्पलाइन लॉन्च की है ताकि वहाँ उसके अंशधारकों को क्विक समाधान मिल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।